conceptual question 20.5. Why neutron activated nuclides tends to decay by beta negative rather than beta positive. इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लाइड से जब वो डीके होता है नेगेटिव बीटा पार्टिकल क्यों इमिट करता है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लाइड्स क्या होते हैं। वो न्यूक्लाइड्स या वो न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो उनको हम न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस या न्यूक्लाइड्स कहते हैं। अगर इसके बरक्स अगर वो न्यूक्लाइड्स जिनके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हो तो हम उसको प्रोटॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लाइड्स या न्यूक्लियस कहते हैं। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। इस कन्वर्जन के दौरान जो है हमारे पास न्यूक्लियस है वो बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स इमिट करता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए उस वक़्त बीटा नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। इस रिएक्शन के अंदर ये शो किया गया है थोरियम का जो न्यूक्लियस है वो चेंज हुआ है। इसको प्रोटेक्टिनियम या प्रोटोएक्टिनियम भी कहते हैं। थोरियम प्रोटोएक्टिनियम प्लस बीटा नेगेटिव में चेंज होता है। यहाँ पर मैंने एक जनरल इक्वेशन भी लिखा है। न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ से न्यूट्रॉन चेंज हुआ है प्रोटॉन प्लस बीटा नेगेटिव पार्टिकल में। यहाँ पे भी ऐसा हुआ है। थोरियम चेंज हुआ है प्रोटेक्टिनियम प्लस बीटा नेगेटिव पार्टिकल में। तो यहाँ पे प्रोटॉन और बीटा नेगेटिव में चेंज हुआ है। सिमिलरली जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील होते हैं तो उस वक़्त पॉजिट्रॉन या बीटा पॉजिटिव पार्टिकल इमिट होता है। जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर दिखाया गया है, यह हमारे पास प्रोटियम है, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है, ये चेंज होता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है ये। और इसका जो जनरल इक्वेशन है हमारे पास देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाए तो प्रोटॉन किस में चेंज होता है, न्यूट्रॉन में चेंज होता है और साथ में पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंज होता है। इसका मतलब ये है जिस न्यूक्लाइड्स के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो वो चेंज होता है नेगेटिव बीटा पार्टिकल में। इसलिए न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लाइड नेगेटिव बीटा पार्टिकल इमिट करता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 20.6 व्हाई आर स्मॉल एंड लार्ज न्यूक्लाई अनस्टेबल। छोटे न्यूक्लाई भी अनस्टेबल होते हैं और बड़े न्यूक्लाई भी अनस्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके रीज़न क्या है। हम जानते हैं न्यूक्लियस या न्यूक्लाइड्स या एटम स्टेबल तब होता है जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड उनके दरमियान में जो मौजूद लॉन्ग रेंज कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स और शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये आपस में बैलेंस हो, ये बराबर हो तो न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो छोटे न्यूक्लाई है उसके अंदर न्यूक्लॉन की तादाद बहुत कम है, जबकि बड़े न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लॉन की तादाद ज़्यादा होते हैं। अब जो छोटे न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लॉन की तादाद कम होंगे तो उनके दरमियान जो बाइंडिंग एनर्जी है, यानी कि शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जो बाइंडिंग एनर्जी कम होती है क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लॉन की तादाद कम है, शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। जब कोई नेबरिंग जो एटम नेबरिंग जो न्यूक्लियस है वो उस पर रिएक्ट करता है तो वो उसके साथ मिल जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से फ्यूजन रिएक्शन होता है। जब स्मॉल न्यूक्लाई के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है तो वो एक फ्यूजन रिएक्शन से एक नए न्यूक्लियस में चेंज होता है। न्यूक्लियस बड़े होते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाते हैं, न्यूक्लॉन की तादाद में इजाफा होता है। जब न्यूक्लॉन की तादाद में इजाफा होगा तो क्या होता है, जब न्यूक्लॉन की तादाद, न्यूक्लॉन मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ने लगता है तो वहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और लॉन्ग रेंज कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स की जो स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगता है। अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज की होती है, जबकि कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स लॉन्ग रेंज की होती है। एक डायग्राम की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे। सपोज़ ये हमारे पास न्यूक्लियस है, देखो ये न्यूक्लियस है। सपोज़ इसमें न्यूक्लॉन की तादाद कम है तो क्या होगा,
इसमें जो दोनों फोर्सेस है, शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और लॉन्ग रेंज कूलम फोर्स कम है। जो ये बड़ा होगा, अब देखो ये बहुत बड़ा हुआ, हैवी हो गया, तो हम पढ़ चुके हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर वो शॉर्ट रेंज की होती है। अब सपोज यहाँ पे जो न्यूक्लॉन है उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स है वो यहाँ पे नहीं लगेगी। यहाँ जो न्यूक्लॉन है उनके दरमियान जो शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स है वो इन न्यूक्लॉन्स के ऊपर नहीं लगेंगी, लेकिन कूलम रिपल्सिव फोर्स लग जाती है, क्योंकि वो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स की कंपैरिजन में कूलम रिपल्सिव फोर्स इन्फिनाइट है, ये लॉन्ग रेंज है, इसलिए कूलम फोर्स तो हर जगह लग सकती है, बट न्यूक्लॉन की तादाद के बढ़ने से शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं लगती। इसलिए जो है कूलम रिपल्सिव फोर्स बढ़ने की वजह से ये न्यूक्लियस टूट जाता है। टूटने से ये क्या होता है, जब न्यूक्लियस के टूटने से नए एलिमेंट बनते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन। जब न्यूक्लॉन की तादाद बढ़ जाता है हेवी न्यूक्लियस में तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, अभी हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर कूलम रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करती है और वो न्यूक्लियस को तोड़ देती है, न्यूक्लियस टूटकर नए एलिमेंट्स बन जाते हैं। इस न्यूक्लियस के जो ब्रेकिंग को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। सो स्मॉल न्यूक्लाई स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं जुड़कर फ्यूजन रिएक्शन की मदद से, जबकि हैवी न्यूक्लियस है वो फिशन रिएक्शन की मदद से टूटकर वो स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 20.7, वाई इज़ अ कन्वेंशनल फिशन रिएक्शन नॉट एबल टू एक्सप्लोड्स एज बम। जो न्यूक्लियर रिएक्शन हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर करते हैं वो एटॉमिक बम की तरह एक्सप्लोड क्यों नहीं होता, बम की तरह एक्ट न करने की क्या रीज़न है। हालांकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी फिशन रिएक्शन हो रहा है, एटम बम के अंदर भी फिशन रिएक्शन होता है, तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो एटम बम की तरह क्यों बिहेव नहीं करता। न्यूक्लियर बम हो या न्यूक्लियर रिएक्टर हो, दोनों एक डिवाइस है, रिएक्शन परफॉर्म करने वाला एक डिवाइस है, तो दोनों सेम मैनर में बिहेव क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। नेचर के अंदर जो यूरेनियम 235 की जो तादाद है बहुत कम है। यूरेनियम 235 हमें चाहिए एटम बम बनाने के लिए, कुदरत ने इस यूरेनियम 235 को नेचर के अंदर बहुत कम रखा हुआ है, इसकी जो अमाउंट तकरीबन 0.7% है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है यूरेनियम की जो इनरिचमेंट वो इतना हाई नहीं होता। इनरिचमेंट का मतलब प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम नेचुरल यूरेनियम में से यूरेनियम 235 को हम अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम इनरिचमेंट कहते हैं। एटॉमिक बम है उसके अंदर फिशन अनकंट्रोल फिशन चेन रिएक्शन होता है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल फिशन रिएक्शन होता है। जैसे कि यूरेनियम है, यूरेनियम के सामने कैडमियम या बोरॉन रॉड लगे होते हैं, तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है वो कैडमियम या बोरॉन रॉड है वो एब्जॉर्ब करता है, इस तरह से जो है ना फिशन रिएक्शन कंट्रोल हो जाता है। जबकि एटॉमिक बम है उसके अंदर फिशन चेन रिएक्शन अनकंट्रोल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम जो फिशन रिएक्शन की जो इनरिचमेंट की जो तादाद है वो तकरीबन 7% रखते हैं, जबकि एटॉमिक बम में यूरेनियम की जो इनरिचमेंट की जो परसेंटेज है वो कम से कम 90% होनी चाहिए, तब जाके वो एक्सप्लोड करता है, एटम बम बन जाता है। दूसरी बात जो है, यूरेनियम की एक ख़ास अमाउंट है, एक ख़ास मास है, उसको हम क्रिटिकल मास कहते हैं। उस मास के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो वो एक्सप्लोड करता है, फिशन अनकंट्रोल फिशन रिएक्शन होता है। लेकिन हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो यूरेनियम हम रखते हैं वो उसकी तादाद हम क्रिटिकल मास से कम रखते हैं ताकि रिएक्शन परफॉर्म ही ना हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है, अगर इन तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद अगर फिर भी अगर फटने का अगर चांस हो, एक्सप्लोजन का चांस हो, तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर को इस तरह से बनाते हैं ताकि किसी भी अगर इमरजेंसी की सूरत में हम न्यूक्लियर रिएक्टर को शट डाउन भी कर सकते हैं, हम उस प्रोसेस को स्टॉप भी कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लाई इनटू हेवियर न्यूक्लाई रिलीज एनर्जी। जब छोटे न्यूक्लाई फ्यूजन रिएक्शन की मदद से हेवियर न्यूक्लियस बन जाते हैं, यानी कि छोटे न्यूक्लाई जुड़कर जब हेवी न्यूक्लियस बन जाता है, हेवी न्यूक्लाई बन जाते हैं, तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ क्यों करता है। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस के जो फॉर्मेशन के वक्त न्यूक्लियस बनते हैं न्यूक्लॉन से, न्यूक्लॉन मींस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसा कि हमारे पास है, ये डायग्राम हम समझाएंगे। ये हमारे पास सपोज न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस बनने से पहले क्या है, हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
अलहदा अलहदा है, न्यूक्लियस बनने से पहले ये दोनों सेपरेट है। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो न्यूक्लियस बन जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद ये न्यूक्लियन हो जाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिला के न्यूक्लियन हम कहते हैं। सपोज़ यहाँ पर देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास है वो 10 की पावर माइनस समथिंग में होता है, लेकिन यहाँ पे मैं जो मास की वैल्यू ले रहा हूँ वो मैं इमेजिनरी ले रहा हूँ। तो हम सपोज़ करते हैं न्यूक्लियस के बनने से पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास का सम है वो हमारे पास है 5.5। जब ये मिलेंगे तो न्यूक्लियस बनेगा। तो अब न्यूक्लियस बनने के बाद न्यूक्लियस का मास भी वही होना चाहिए, लेकिन जब न्यूक्लियस बना तो देखा क्या पता चला, इसका जो न्यूक्लियस का मास है वो 5 है। इसका मतलब 0.5 मास कहीं पर मिस हो गया, यानी कि यहाँ से गायब हो गया। कहाँ गया ये मास? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E इज़ इक्वल टू mc²। इस इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी मास में तब्दील होती है, मास एनर्जी में तब्दील होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मास गायब हुआ है, इसका मतलब है मास एनर्जी में तब्दील हो गया है। तो मैं इस इक्वेशन को mc² को पहले लिख देता हूँ, E को उस साइड पर लिख देता हूँ। यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो m इज़ इक्वल टू E/c²। यहाँ पे जो मास मिस हुआ था वो एनर्जी में तब्दील हो गया है। और एनर्जी में तब्दील होने के बाद वो जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो गई है, तभी तो ये न्यूक्लियन जुड़ के रहते हैं, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट होती है। अगर ऐसा ना होता तो फिर यहाँ पर ये न्यूक्लियस ने जुड़ना नहीं था। एक तो हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस के दौरान कुछ मास मिस होता है, वो मास एनर्जी में तब्दील होता है, फिर वो रिलीज़ हो जाती है वो एनर्जी। इसके अलावा जो है जब छोटे न्यूक्लाई को कंबाइन करके हम हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो हमारे पास है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान रिपल्सिव फोर्स है। जब दो न्यूक्लाई को आपस में करीब लाते हैं तो दोनों न्यूक्लाई के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, जिसकी वजह से लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, तो दो न्यूक्लाई आपस में रिपल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को हम वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पर हम इसको परफॉर्म करते हैं। यानी कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 10 की पावर +7 केल्विन। 10 की पावर +7 केल्विन का मतलब है 10 मिलियन केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए दो न्यूक्लियस को आपस में मिलने के लिए, फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट करने के लिए। इतना हाई टेम्परेचर हम लेबॉरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। अगर लेबॉरेटरी में क्रिएट हम कर भी लेते हैं, ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। जैसा कि नॉर्थ कोरिया ने जो हाइड्रोजन बम बनाया था, वहाँ पे जो फ्यूजन रिएक्शन किया था तो वो 30 सेकंड के बाद टेम्परेचर गिर गया था। 10 मिलियन केल्विन टेम्परेचर क्रिएट किया उन्होंने लेबॉरेटरी के अंदर, बट वो जो टेम्परेचर है वो 30 सेकंड के बाद वो टेम्परेचर गिर गया था, ख़त्म हो गया था, मेंटेन नहीं रहा था। जब इतना हाई टेम्परेचर हम देखकर दो न्यूक्लाई को कंबाइन करते हैं तो अब टेम्परेचर का जो ओरिजिनल मीनिंग क्या है, जैसा कि हम यूज़ करते थे डिग्री ऑफ हार्डनेस या कूलनेस, ये 9-10 लेवल तक ये डिफिनीशन चलती है। असल में जो डिफिनीशन जो है ना, ये परफेक्ट डिफिनीशन ये नहीं है। टेम्परेचर का जो परफेक्ट डिफिनीशन है वो हमारे पास है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसका मतलब हम दो न्यूक्लाई को आपस में जोड़ने के लिए, फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए हम इतना हाई टेम्परेचर दे रहे हैं। तो उस हाई टेम्परेचर देने का मकसद क्या है? यानी कि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हीट के ज़रिए जो है ना एनर्जी इंटर होती है। यानी कि इतना हाई टेम्परेचर है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। जैसा कि हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है K = 1/2 mv²। अब यहाँ पे 1/2 m कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जब हाई टेम्परेचर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से बहुत हाई वेलोसिटी उन न्यूक्लाई के पास आ जाएगी। अब वो इतने तेज़ी से आपस में करीब आएंगे, तो हाई स्पीड के साथ, वेरी वेरी हाई स्पीड के साथ जब वो आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे तो कूलम रिपल्सिव फोर्स का जो असर है वो तकरीबन कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से कूलम रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके वो दो न्यूक्लाई आपस में जुड़ जाते हैं हाई स्पीड की वजह से, और उस हाई स्पीड की वजह से न्यूक्लियस के पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। इसलिए जब दो लाइटर न्यूक्लाई मिलकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, इन वजूहात की वजह से वो एनर्जी रिलीज़ करता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। व्हाट फैक्टर्स मेक अ फ्यूजन रिएक्शन डिफ़िकल्ट टू अचीव? कौन से फैक्टर है, कौन से अवामिल है वो फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करने में रुकावट बनते हैं, जिनकी वजह से हम
फ्यूजन रिएक्शन को ज़मीन पर हम परफॉर्म नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है? फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करना ज़मीन पर इसलिए नामुमकिन है क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि फ्यूजन मीन्स कंबाइन करना, मिलाना, दो छोटे न्यूक्लाई को मिलाकर हम एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, तकरीबन 10⁻⁷ केल्विन। फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, दो न्यूक्लाई को कंबाइन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, तकरीबन 10⁻⁷ केल्विन, यानी 10 मिलियन केल्विन टेम्परेचर चाहिए। लेबॉरेटरी में इतना हाई टेम्परेचर को हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। अगर कोई लेबॉरेटरी के अंदर ये टेम्परेचर हासिल कर भी लेता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया ने लेबॉरेटरी के अंदर 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर हासिल किया था फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन बम बनाते वक्त, तो वो जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 30 सेकंड के बाद वो टेम्परेचर ख़त्म हो गया था, उसकी लाइफ बहुत शार्ट थी। तो अगर हम हम इतने हाई टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन में टेम्परेचर हम ज़मीन पे पैदा नहीं कर सकते। अगर पैदा कर भी लेते हैं तो उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा जो कांस्टेंट टेम्परेचर है या तो आपको सन के कोर में मिलेगा या तो आपको एटॉमिक बम के अंदर मिलेगा। इसलिए अभी तक हम ज़मीन पर इस रिएक्शन को कम्प्लीटली परफॉर्म करने के लिए हम अभी तक नाकाम है। जो सेकंड जो रीज़न है हमारे पास, जब दो न्यूक्लाई को कंबाइन करते हैं तो दोनों न्यूक्लाई के ऊपर देखो, न्यूक्लियस को हम करीब लाते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो आपस में रिपल करेंगे, इसीलिए हम उसको हाई टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर का मतलब है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी देते हैं ताकि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तो इंतहाई तेज़ी के साथ वो आपस में करीब आएंगे, तो कूलम रिपल्सिव फोर्स ऑटोमेटिक ओवरकम हो जाएगी। इस तरह से जो है उस न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी वो बढ़ जाती है, और जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। उस एनर्जी को कंट्रोल करना भी इम्पॉसिबल है। इसलिए इन फैक्टर्स की वजह से फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करने में मुश्किलात पेश आ रही है अर्थ के ऊपर।